तो उत्तर प्रदेश में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के साथ ही पॉलिटिकल पंडितों ने लिखना शुरू कर दिया है कि बीजेपी से अब ब्राह्मण वोटों का छिटकना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी के बाद मंत्री पर नैतिक दबाव पड़ेगा इस्तीफा देने का। अगर वो भी इस्तीफा देते हैं या उनका इस्तीफा ले लिया जाता है, तो ब्राह्मण और ज़्यादा छिटक जाएंगे। तो क्या वास्तव में ऐसा होगा? मायावती को तो अभी से लगने लगा है, जैसे कि ब्राह्मण वोट छिटक गया है और वो कह रही हैं कि अगर वो चुनाव जीती, बीएसपी चुनाव जीती तो चाहे वो धार्मिक नगरी अयोध्या हो, चाहे धार्मिक नगरी वाराणसी काशी हो या फिर धार्मिक नगरी मथुरा हो, तीनों जगह जिस तरह के काम अभी चल रहे हैं, वो कामों को चलने दिया जाएगा, उन कामों को बंद नहीं किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ विजय विद्रोही आपका दोस्त, आप देख रहे हैं अनकट और ब्राह्मण वोटों का मिजाज समझने की कोशिश करते हैं यूपी में। कहा जा रहा है यूपी में कि ठाकुरवाद, राजपूतवाद जो योगी आदित्यनाथ का कथित रूप से है, उससे ब्राह्मण पहले से नाराज़ था। फिर विकास दुबे एनकाउंटर हुआ, उससे और ज़्यादा नाराज़ हो गया और अब जो बात सामने आ रही है कि मंत्री पुत्र अजय मिश्रा उनके जो अगर इस्तीफ़ा देते हैं तो ये नाराज़गी और ज़्यादा बढ़ सकती है, ये बातें कही जा रही हैं। लखीमपुर खीरी में 8 विधानसभा सीटों में सभी सीटें अजय मिश्रा के कारण, ब्राह्मण वोटों के कारण बीजेपी ने जीती थी, ऐसा कहा जा रहा है। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने 77 से लेकर 100 कुछ सीटें थी जो 10,000, 12,000 के वोटों के अंतर से जीती थी और ये सब सीटें जीतने के पीछे श्रेय बहुत बड़ा ब्राह्मण वोटों का था। पूर्वांचल का इलाका है, अवध का इलाका है, यहाँ विधानसभा की कुल आधी सीटें आती हैं और यहाँ ब्राह्मणों का वर्चस्व है। ब्राह्मणों बहुत सारी सीटों पर निर्णायक अपना असर रखते हैं, तो ये सारी चीज़ों का नुकसान हो सकता है, कुछ लोग ये कह रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा ही है? समझने की कोशिश करते हैं। वैसे देखा जाए तो प्रियंका गांधी को भी लग रहा है कि ब्राह्मण वोटों दोबारा से बीजेपी से खिसक कर कांग्रेस में आ सकता है। आखिर उत्तर प्रदेश में अब तक जितने मुख्यमंत्री ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए हैं, वो सब कांग्रेस की ही देन है। गोविंद वल्लभ पंत हो या फिर जो आखिरी मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुए नारायण दत्त तिवारी, जो कांग्रेस के भी आखिरी मुख्यमंत्री साबित हुए उत्तर प्रदेश में 1989 में। तब से पिछले 32 सालों से कोई ब्राह्मण उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री उस रूप में नहीं बना है। एक चीज़ ये। लेकिन जहाँ तक वोटों की गणित की, ब्राह्मणों की जो वोट देने की बात है, उसका अगर हम अध्ययन करें तो उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उनको अभी भी उम्मीद है कि ब्राह्मण बड़ी संख्या में उनको वोट देगा, जैसा कि उनको देता आया है। ये आंकड़े मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ कि बीजेपी के लिए अजय मिश्रा का इस्तीफ़ा माँगना या इस्तीफ़ा होना बहुत दिक्कत का, राजनीतिक जोखिम का काम होगा, क्योंकि बीजेपी की एक-एक वोट पर नज़र है। बीजेपी की एक-एक वोट इस पर इसलिए भी नज़र है क्योंकि बीजेपी को 40% वोट तो मिलता ही नहीं है। सिर्फ 60% वोट में से 30, 32, 35% वोट निकालने पड़ते हैं। पिछली बार 40% वोट निकाले थे, वो अलग बात है। अब देखिए गणित क्या है, 20% मुसलमान हैं, वो बीजेपी को वोट नहीं देते। करीब 10-12% जाटव हैं दलितों में, वो बीजेपी को वोट नहीं देते, वो बीएसपी के साथ जाते हैं। इसी तरह जो ओबीसी करीब 40% है, उसमें से 10-11% जाट हैं, माफ़ कीजिएगा यादव हैं, जो बीजेपी को वोट नहीं देते। इस बार जाट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, वो भी बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट नहीं देगा, इस बात की आशंका भी बीजेपी को लग रही है। तो इन वोटों की संख्या करीब 40, 45, 52, 40, 42, 43% हो जाती है। तो बाकी बचा करीब-करीब 60%, 58, 57%, उसमें से बीजेपी को निकालना है। और इन 57-60% में क्या है? 30% ओबीसी यानी गैर यादव ओबीसी, 10% के आसपास, 8-10% के आसपास गैर जाटव दलित और फिर 20% रह गया सवर्ण वोट। और इस 20% में से भी जो ब्राह्मण वोट है वो करीब आधा है, करीब 10% माना जाता है, 9-10%, 11% भी कुछ लोग कहते हैं। तो इसलिए बीजेपी के लिए ब्राह्मण वोटों की महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको वो किसी में खोने का दुस्साहस नहीं कर सकती, एक बात। दूसरी बात, अब वोटों की गणित की बात करें, अगर पिछले 3 चुनाव देखें, 2017 का पिछला चुनाव देखें तो 80% ब्राह्मणों ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट दिया। फिर 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो 82% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। उससे पहले 2014 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें 72% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था। अगर आप लोगों की और ज़्यादा इसमें रुचि है तो मैं आपको बताऊं कि 1996 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें 54% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया था।
1998 में ये संख्या करीब 48% रह गई थी, लेकिन 1999 में ये बढ़कर 74% हुआ। 2004 में बीजेपी को कम सीटें मिली थी उत्तर प्रदेश में, करीब 9 सीटें मिली थी, बीजेपी सत्ता गँवा चुकी थी 2004 में और ब्राह्मणों वोट भी कम मिला था, 59% ही बीजेपी को वोट मिला था। बाकी 2014 72%, 2019 82% ये मैं आपको बता चुका हूँ। विधानसभा चुनाव में अगर आपका इंटरेस्ट हो तो 1996 में का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 71% ब्राह्मण वोट बीजेपी के पक्ष में गया था। 2002 में 49%, 2007 में जब मायावती जीती थी और मायावती का बहुजन समाज का नारा हिट हुआ था, बड़ी संख्या में ब्राह्मणों ने शिफ्ट हुए थे बीजेपी से, तब बीजेपी को सिर्फ 40% ब्राह्मणों का वोट मिला था। लेकिन 2012 में भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब अखिलेश यादव चुनाव जीते थे तब भी ब्राह्मण वोट बीजेपी से खिसका था और 38% ब्राह्मणों ने ही बीजेपी को वोट दिया था। तब कांग्रेस की 55 सीटें आई थी और कांग्रेस को ठीक-ठाक ब्राह्मणों का वोट मिला था। लेकिन 2017 में जी कहानी बदलती है। दरअसल 2014 से कहानी बदलनी शुरू हुई थी और 2017 के विधानसभा चुनाव में इस 80% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। ब्राह्मणों का एक दर्द ये है कि उनकी संख्या विधानसभा में कम होती जा रही है। पहले एक वक़्त था 1980 में 87 जीते थे ब्राह्मण। आज की तारीख में 403 विधानसभा की संख्या, उसमें फिर उत्तराखंड बन गया तो कुछ सीटें वहाँ चली गई। उस समय ज़्यादा सीटें होती थी लेकिन फिर भी 87 ब्राह्मण जीते थे। 2002 में इनकी संख्या हो गई थी 41, 2007 में 47, 2012 में भी करीब 45-46 के आसपास और 2017 पिछले चुनाव में भी 47 ब्राह्मण जीत कर आए। तो कुल मिलाकर ऐसे में ये लग रहा है कि ब्राह्मण वोट आज की तारीख में तो बीजेपी के साथ ही दिखता है, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प उस रूप में मौजूद नहीं है। हालांकि मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, परशुराम यात्रा और मायावती की प्रबुद्ध समाज सम्मेलन, जिसको पहले ब्राह्मण सम्मेलन का नाम दिया गया था, ये सारी कोशिशें वो कर रहे हैं। लेकिन और कांग्रेस भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, अपने रिवाइवल की भी कोशिश कर रही है और उसके रिवाइवल में ब्राह्मण वोटों का एक बड़ी भूमिका हो सकती है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सब तब होगा जब अजय मिश्रा इस्तीफा देंगे। आज की तारीख में ऐसा होता, कम से कम आज की तारीख में होता दिख नहीं रहा है, एक चीज़। दूसरा, बेटे की गिरफ्तारी हुई है, अभी तो बहुत सी चीज़ें इसमें आनी बाकी हैं। पूछताछ कर पुलिस कर रही थी, 12 घंटे पूछताछ, तो क्या ये मैसेज देने की कोशिश हुई, देखिए हम पक्ष नहीं रहे, हम 12 घंटे की हमने पूछताछ की, हम पर आरोप नहीं लगा सकता कोई पक्षपात करने का। और अब उसके बाद क्या पूछताछ में क्या निकल कर आता है, उसके बाद जमानत मिलती है, कब मिलती है, कब नहीं मिलती है, पुलिस कितना मजबूत केस सामने रखती है, ये सब चीज़ों पर बहुत कुछ निर्भर रहने वाला है। तो अभी कुछ बहुत सारे क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स इस खेल में लखीमपुरी खीरी वाला केस है, इसमें आने बाकी। शुक्रिया।